हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अब वीडियो लेक्चर से पढ़ना शुरू कर दिए होंगे। कुछ बातें मुझे शेयर करनी है। पहली बात, वीडियो लेक्चर ऑलवेज सीक्वेंस में देखें। दूसरी बात, जब भी पहली बार आप वीडियो लेक्चर देख रहे हों तो आप सामने कॉपी और कलम लेकर बैठें और जो भी मैं पढ़ाता हूँ, जो भी मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, आप उसे राइट डाउन करते जाएं। तीसरी बात कि जब भी कभी नया वीडियो देखें तो उसके पहले मैंने जितने लेक्चर्स पढ़ाया है एक नज़र उसे रिवाइज कर लें। इस तरह से आपको सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में आ जाएगा और आगे पढ़ने में सहूलियत होगी। आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे और अंत में कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो लिखिए आप लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसे पढ़ने के बाद आप लोग चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में तो जानेंगे ही, साथ ही साथ आप ये भी जान जाएंगे कि मास और चार्ज में क्या अंतर है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अब हम लोग पढ़ते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब ये है क्या एडिटिविटी ऑफ चार्ज? किसी सिस्टम पर टोटल कितना चार्ज होगा निकालना है, या किसी सिस्टम या ऑब्जेक्ट से कुछ चार्ज हम निकाल लेंगे तो उस पर कितना चार्ज बचेगा, इसके बारे में आइडिया देता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। आप लोग जानते हैं कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से जब भी कभी चार्जेज को जोड़ना या घटाना हो तो हम अलजेब्रा या मैथ्स के रूल का यूज करते हैं। बिल्कुल रियल नंबर की तरह ये ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। चार्ज में कोई डायरेक्शन नहीं है, ट्रायंगल लॉ यहां लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जोड़ना हो या घटाना हो तो सिर्फ रियल नंबर की तरह ऐड कर देते हैं और इसी बात को एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहा जाता है। तो आप लोग नोट करें कि चार्जेज कैन बी एडेड और subtracted by the rules of algebra। मैंने बिल्कुल मैथ्स की तरह, जैसे हम रियल नंबर को जोड़ते हैं वैसे जोड़ना है। इसी को कहते हैं रूल्स ऑफ अलजेब्रा, मैथमेटिक्स की तरह। ट्रायंगल लॉ नहीं लगेगा जोड़ना हो या घटाना हो तो। क्यों भाई? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। सिंस they are scalar quantities। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया जाए कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है ए, इस पे चार्ज है 2 माइक्रोकूलम। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, इस पे चार्ज है -3 माइक्रोकूलम। और एक तीसरा ऑब्जेक्ट है सी, इस पे चार्ज है 6 माइक्रोकूलम। अब मैं इस तीनों ऑब्जेक्ट का एक सिस्टम बनाना चाहता हूं। अगर इस तीनों ऑब्जेक्ट का सिस्टम है और इस पे टोटल चार्ज निकालना है तो
हमें ये सारे चार्जेस को ऐड करना पड़ेगा और इसको एडिशन के लिए कुछ स्पेशल रूल नहीं लगाना है, बिल्कुल मैथ्स के हिसाब से ऐड हो जाएगा। इसलिए यहां पे लिखेंगे टोटल चार्ज ऑन सिस्टम इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम माइनस 3 माइक्रोकूलम प्लस 6 माइक्रोकूलम। बिल्कुल साइन के साथ ऐड कर देना है, इसे साइन को हटा के ऐड नहीं करना है, साइन के साथ ऐड करना है। और इस तरह से अगर आप इसे ऐड करेंगे तो 8 में से 3 गया 5, तो 5 माइक्रोकूलम। उसी तरीके से मैं सेकेंड एग्जांपल लेता हूं कि मान लिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसके इस तरफ मान लेते हैं कि -2 माइक्रोकूलम है और यहां पे +6 माइक्रोकूलम है। तो बताओ इस पे टोटल कितना चार्ज होगा? तो टोटल जो चार्ज होगा वह होगा दोनों के सम के बराबर। तो -2 अब +6 मतलब 4 माइक्रोकूलम। उसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज 10 माइक्रोकूलम है, इससे मैंने चार्ज बाहर निकाल लिया 12 माइक्रोकूलम। तो बाहर निकाल लेने के बाद इस पे फाइनल क्या चार्ज होगा? तो जब निकालेंगे तो माइनस करना पड़ेगा, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए फाइनल चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, पहले 10 था, निकाल लिया इसलिए माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा? 12, मतलब हो जाएगा -2 माइक्रोकूलम। तो आप लोगों ने देखा कि जब भी कभी हमें चार्जेस को जोड़ना है या माइनस करना है तो उसके लिए बिल्कुल मैथ्स के नियम का यूज करेंगे, क्योंकि चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है। इसी बात को जो एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहा जाता है। अब हम लोग चार्ज के सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करेंगे, वो है चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट क्या होता है, इसे समझने के पहले हम मास के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। आपसे एक सवाल है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास अभी 100 ग्राम है, अगर वही ऑब्जेक्ट बहुत हाई स्पीड, एग्जाम्पल के तौर पर c/2 से चलना शुरू कर दे, तो क्या उसका मास अब भी 100 ग्राम रहेगा? अगर आपका जवाब हां है तो गलत है। क्यों गलत है? तो इस संबंध में आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसमें एक पॉइंट यह है कि ऑब्जेक्ट का मास उसके मोशन की स्टेट पर निर्भर करता है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो अलग मास होगा, अगर वेलोसिटी उसको है तो अलग मास होगा। मतलब यह हुआ कि ऑब्जेक्ट का मास उसके स्पीड पर निर्भर करता है, जिसको कि उन्होंने एक रिलेशन से दिया, वो मैंने यहां पे लिखा है। तो ये लिखा हुआ है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार ऑब्जेक्ट का मास स्पीड पर डिपेंड करता है, और वो मास का फॉर्मूला याद कर लेना है आपको, है ना, m = m0 अपॉन √1 - v/c का होल स्क्वायर। अब m0 क्या है? तो m0 जो है ऑब्जेक्ट का मास है। कब? जब वह रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में। और जब वो मूव कर रहा है, जब उसको वेलोसिटी है, तो उसका मास m है, m एट स्पीड v।
v ऑब्जेक्ट का स्पीड हो गया और c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, जिसका वैल्यू आप लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर इस बात पे थोड़ा ध्यान दिया जाए इस इक्वेशन पे, तो अगर इस पे पुट करें आप v = 0 मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो गया, रेस्ट में हो गया तो जीरो बन जाएगा। तो am बराबर m0 अपॉन a1 - 0 1 का √1, तो a m0 बन जाएगा। मतलब जब रेस्ट में है तो मास m0 हो गया। अब देखते हैं अगर स्पीड दे दिया उसको, अगर स्पीड दिया तो a बढ़ गया v, तो v/c बढ़ जाएगा। तो 1 में इसको माइनस करेंगे, बढ़ा हुआ क्वांटिटी 1 में घटाना है, बढ़ा हुआ क्वांटिटी, तो ये कम हो जाएगा। आइए जब कम हो जाएगा तो चूंकि डिनोमिनेटर में है, हर में है, नीचे है, इसलिए ये वैल्यू बढ़ जाएगा। मतलब v बढ़ाएंगे, स्पीड बढ़ाएंगे तो मास बढ़ जाएगा। मतलब ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट का जो मास है वह स्पीड पर निर्भर करता है, और स्पीड बढ़ने पर मास बढ़ सकता है। तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि हम लोग 11th में मैकेनिक्स पढ़े थे, वहां पे कोई ऑब्जेक्ट अगर 100 ग्राम का था तो मोशन करने के बाद भी उसका मास 100 ग्राम ही था। तो एक्चुअली होता यह है कि जो हम डे टू डे लाइफ में वेलोसिटी यूज करते हैं वो बहुत कम होता है, बहुत हो गया तो 100 मीटर पर सेकेंड, लेकिन नीचे की बात करते हैं तो ये बहुत ज्यादा है। देखो कितना है, 10⁸ है। मतलब जो डे टू डे लाइफ में या मैकेनिक्स में जो हम यूज करते हैं वेलोसिटी, वो बहुत ही कम है। किससे? स्पीड ऑफ लाइट से। तो ये बहुत कम हो गया ना, तो v/c जो है, चूंकि नीचे बहुत बड़ा जो क्वांटिटी आ गया है, ये 0 हो जाएगा। तो यहां पे 0 अगर तुम रखोगे तो m = m0, मतलब m लगभग में m0 के बराबर हो जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड बहुत कम हो, डे टू डे लाइफ में कम ही होता है, तो उस केस में जो है हमें जो मास में जो चेंज होता है वो जो है पता नहीं चल पाता है, हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो है हम मैकेनिक्स में जो है मास ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट मानते हैं, और चाहे कुछ भी स्पीड हो। लेकिन अगर वही बहुत हाई स्पीड हो जाएगा, जैसे हाई स्पीड मतलब स्पीड ऑफ लाइट का हाफ हो जाए, 1/4 हो जाए, तो उस केस में ऑब्जेक्ट का मास जो है वेलोसिटी पर निर्भर करेगा। इसलिए जो है आप लोग जाने कि जो है ऑब्जेक्ट का जो मास है वह ऑब्जेक्ट के स्पीड पर निर्भर करता है। तो आप लोगों ने अभी देखा कि अगर वो ऑब्जेक्ट का मास जब वह रेस्ट में है और जब वो मोशन में है, तो दोनों सेम नहीं हो सकता है। लेकिन अब बात करते हैं, क्या चार्ज में भी यही बात होती है? तो नहीं, चार्ज जो किसी ऑब्जेक्ट पर है वह स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब यह हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट पे चार्ज Q है जब वह रेस्ट में है। अगर उसको बहुत हाई स्पीड भी दे दिया ऑब्जेक्ट को, मतलब मोशन में आ गया, तब भी उस पे चार्ज सेम रहेगा। इसी बात को हम कहते हैं चार्ज इनवेरिएंट है। मतलब चार्ज इनवेरिएंट है मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होगा वह उसकी स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा। तो नोट किया जाए कि चार्ज ऑन an object is independent of its speed। यह स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि उससे जो है ये स्वतंत्र है। इसी बात को जो है कहते हैं चार्ज जो है इनवेरिएंट है। दिस इज known as charge is invariant।
तो आपसे ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब जो चार्ज और जब मोशन में है तब जो चार्ज, दोनों चार्ज जो है हमारा सेम होगा, लेकिन मास में वो वाली बात नहीं है। इसे एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और ये रेस्ट में है, इस समय इस पे चार्ज 2 माइक्रोकूलम है। अगर जो इस ऑब्जेक्ट को अब वेलोसिटी दे दिया गया है, कितना दिया गया है, c/2, तो बताओ इस पे चार्ज क्या होगा। तो चूंकि आप जान चुके हैं कि चार्ज इनवेरिएंट है, स्पीड पर चार्ज का वैल्यू डिपेंड नहीं करता है, तो जितना रेस्ट में है उतना ही मोशन में होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 माइक्रोकूलम, ये आपका आंसर हो गया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का सवाल आपको आ सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट में है और इसका मास अभी m है, इस ऑब्जेक्ट का चार्ज q है और इसका स्पेसिफिक चार्ज, एक टर्म है स्पेसिफिक चार्ज, मान लीजिए अल्फा है। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो मास m है, चार्ज q है और स्पेसिफिक चार्ज अल्फा है। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, तो एक रेशियो है, किसका रेशियो है, तो चार्ज बाई मास का रेशियो है, चार्ज बाई मास, ऊपर में चार्ज और नीचे में मास, तो स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं इसको, लिख भी देंगे आपको। तो ये जो आपका जो है ये रेस्ट में है, अब जो है इसको जो है वेलोसिटी दे दिया गया है इसी ऑब्जेक्ट को, तब मोशन में आ गया। मान इसको वेलोसिटी दे दिया c/3, c जहां स्पीड ऑफ लाइट है। तो इस समय जब मोशन में आ गया तो इसका मास मान लिया m0 है, m डैश है, चार्ज आपका q डैश है और स्पेसिफिक चार्ज जो है अल्फा डैश है। तो कहेगा इस दोनों में रिलेशन बताओ करस्पेंडिंग टर्म में, तो कहेगा फाइंड रिलेशन बिटवीन corresponding physical quantities। आप लोग 1 मिनट का समय लें, ऐसे बताएं। यहां रिलेशन मतलब कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, इसको बताना है। अब आप लोग बना लिए होंगे, देखें। पहली बात तो एक ये सीखें, स्पेसिफिक चार्ज क्या है, मैं नोट कर देता हूं यहां पे, क्योंकि छोटी छोटी बातों को आप जो है याद रखते जाएं ताकि बाद में जो है चीजें समझना आसान हो जाए। तो स्पेसिफिक चार्ज जैसे टर्म आएगा मैं बताते जाऊंगा। स्पेसिफिक चार्ज ये रेशियो है, इट इज रेशियो, ये रेशियो है, अनुपात है। किसका रेशियो है, तो चार्ज और मास का। इट इज रेशियो ऑफ चार्ज को माने क्यू से दिखाया टू मास, चार्ज टू मास, ये रेशियो है। इसलिए आप कह सकते हैं स्पेसिफिक चार्ज बराबर चार्ज बाई मास। ये ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड है। अब सॉल्यूशन पे आते हैं। तो देखो अब मास से पहले तुलना में करता हूं, तो ये रेस्ट में है और ये मोशन में हो गया। मैंने भी कुछ देर पहले बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास स्पीड पे डिपेंड करता है। स्पीड बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा,
अब बताओ कि दोनों मास बराबर होगा या ग्रेटर होगा, तो आप जान गए कि m डैश ए ग्रेटर देन m होगा, ज़्यादा होगा। स्पीड बढ़ने पर मास बढ़ जाता है। कैसे? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कहेंगे आप। इसलिए मास इनवेरिएंट नहीं है, मास इनवेरिएंट नहीं हुआ। सेकेंड, अब मैं चार्ज की बात करता हूं। अभी जस्ट पर एक प्रॉपर्टी कि चार्ज इनवेरिएंट होता है, मैं चार्ज का वैल्यू स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, रेस्ट में रहे या मोशन में रहे, तो दोनों चार्ज सेम होगा। मतलब हो गया क्यू डैश जो है आपका इक्वल होगा क्यू के। थर्ड, अब स्पेसिफिक चार्ज, तो स्पेसिफिक चार्ज जो होता है बाबू वो है चार्ज बाई मास। तो अगर ये अल्फा स्पेसिफिक चार्ज है तो चार्ज यहां क्यू है और मास यहां एम है। अरे यहां देखते क्या है स्पेसिफिक चार्ज, तो चार्ज बाई मास, और चूंकि आप जान गए कि क्यू डैश क्यू के बराबर है और एम डैश तो एम डैश है। अब तुलना करते हैं, अगर इस दोनों को देखा जाए तो चार्ज सेम हुआ, न्यूमरेटर सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर चेंज हो गया। ए ज्यादा है तो कम हो जाएगा। मतलब क्या है कि अल्फा डैश जो है वो कम होगा किससे? अल्फा से। या आप कह सकते हैं कि स्पेसिफिक चार्ज जब ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो उस केस में कम होता है किससे? स्पेसिफिक चार्ज जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो इस तरह से आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा कि मास स्पीड पे डिपेंड करता है, चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, और चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, इसे कहते हैं चार्ज इनवेरिएंट है। अब हम लोग पढ़ेंगे चार्ज के थर्ड प्रॉपर्टी, वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे पूछूं कि क्या मास कंजर्व रहता है? अगर आपका जवाब हां है तो गलत है। मास ऑलवेज कंजर्व नहीं रहता है। आप लोग जानते होंगे मास एनर्जी इक्विवेलेंस E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये क्या है कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, और एक दूसरे में जो कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर है। जब मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो मास में कमी आएगी। अगर कुछ प्रोसेस ऐसा हो कि इसमें एनर्जी अगर मास में कन्वर्ट हो जाएगा तो मास क्रिएट हो गया, तो मास कंजर्व नहीं रहा। कंजर्व माने कांस्टेंट रहना, तो कांस्टेंट नहीं रहा बल्कि चेंज हो गया। इसलिए कोई आपसे पूछे कि क्या मास कंजर्व रहता है तो बोलेंगे नहीं। आप लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे आगे कि मास एनर्जी में बदल जाएगा, पढ़ना भी है आप लोगों को। तो इसलिए मास जो है वो कंजर्व नहीं रहता है। तब एक नया रिलेशन आता है, बोलते हैं मास एनर्जी कंजर्वेशन। आगे चर्चा होगी, लेकिन जो है जब तक मैकेनिक्स की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो है मास कांस्टेंट ही रहता है, लेकिन ऑलवेज कांस्टेंट हो कोई ज़रूरी नहीं है। तो खैर अब जान गए आप लोग कि मास जो है ऑलवेज कंजर्व नहीं रहता है। लेकिन चार्ज के बारे में कि ये चार्ज जो है ऑलवेज कंजर्व रहता है, ये थर्ड प्रॉपर्टी है कि चार्ज ऑलवेज जो है, लेकिन किसका चार्ज कंजर्व रहेगा? आइसोलेटेड सिस्टम का। टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम, ये ध्यान रखें, आइसोलेटेड सिस्टम, इसका चार्ज ऑलवेज कंजर्व रहता है, माने कांस्टेंट रहता है। यहां सीखना है आइसोलेटेड सिस्टम है क्या।
आइसोलेटेड सिस्टम मतलब होता है कि जब तक कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ जाए, फिजिकल कांटेक्ट जरूरी है, फिजिकल कांटेक्ट, तब तक वह आइसोलेटेड सिस्टम के अंतर्गत है। अगर मान ले एक पेन है, अगर ये मार्कर अगर किसी कांटेक्ट में नहीं है तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है। अगर ये दूसरा मार्कर यह भी किसी कांटेक्ट में नहीं है तो ये भी आइसोलेटेड सिस्टम है। लेकिन जब ये दोनों कांटेक्ट में आ जाएगा तब ये अब आइसोलेटेड सिस्टम नहीं रहा, यह भी नहीं रहा। अब ये दोनों मिल करके, चूंकि ये दोनों सराउंडिंग से अलग है, ये दोनों का एक सिस्टम बनेगा, ये आइसोलेटेड होगा। मतलब ये हुआ कि जो जो ऑब्जेक्ट एक साथ फिजिकल कांटेक्ट में है वो ऑब्जेक्ट्स आइसोलेटेड सिस्टम बनाएगा। क्लियर? तो आइसोलेटेड सिस्टम पर जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व रहता है। इसको एग्जांपल से हम देखने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल से मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ये ए, अगर इस पे चार्ज 2 माइक्रोकूलम है, माइक्रो पढ़ते हैं इसको, 2 माइक्रोकूलम है। अगर ये किसी के कांटेक्ट में नहीं है तो ये आइसोलेटेड सिस्टम हुआ। अब कुछ भी कर दो इस पे ऑलवेज 2 माइक्रोकूलम चार्ज ही रहेगा। एक दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं और इस पे चार्ज मान लिया 6 माइक्रोकूलम है। अब ऑब्जेक्ट बी जब तक किसी के कांटेक्ट में नहीं है ये आइसोलेटेड सिस्टम है और इस पे चार्ज ऑलवेज 6 माइक्रोकूलम रहेगा। आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज, टोटल चार्ज ऑलवेज कंजर्व रहता है, ऑलवेज। लेकिन अगर जो है इस दोनों को हम कांटेक्ट में ले आए, कांटेक्ट में, ब्रॉट इन कांटेक्ट, जब कांटेक्ट में ले आएंगे तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। क्यों होगा आगे सीखिएगा आप लोग। तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है कांटेक्ट में लाने के बाद, और कांटेक्ट में लाने के बाद जब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो संभावना बनती है कि इस पे कुछ अलग चार्ज हो जाए, इस पे कुछ अलग चार्ज हो जाए। मान लिया कि इस पे चार्ज जो है अब जो है 1 माइक्रोकूलम हो गया, तो बी पे क्या चार्ज होगा अभी बताना है। तो ध्यान दे यहां पर, देखो जब तक ये अकेला था आइसोलेटेड सिस्टम था तो चार्ज ऑलवेज 2 माइक्रोकूलम रहेगा। लेकिन जब दोनों कांटेक्ट में आ गया तो ये अब आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। नियम कहता है आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कंजर्व रहेगा, ये अब आइसोलेटेड नहीं है, अब इस पे चार्ज चेंज हो सकता है। तभी चेंज होकर हो गया 1 माइक्रोकूलम। कोई आपसे पूछेगा कि बताओ जी यहां 2 माइक्रोकूलम था अब तो 1 माइक्रोकूलम हो गया, क्या कंजर्वेशन चार्ज है? बोला है। ये 1 क्यों हो गया? तो चूंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम के लिए दिया गया है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहां पर चूंकि ये दोनों कांटेक्ट में है तो ये दोनों मिल कर करके आइसोलेटेड सिस्टम बनेगा। जो एक साथ कांटेक्ट में आ गया, ये सब कांटेक्ट में आ गया है। तो अब देखते हैं यहां पे, तो अगर जो है कांटेक्ट ये आइसोलेटेड सिस्टम हुआ तो इस पे चार्ज जो है 2 माइक्रोकूलम, इस पे चार्ज है 6 माइक्रोकूलम। तो कांटेक्ट में लाने के पहले आइसोलेटेड सिस्टम पे कितना टोटल चार्ज हुआ? 2 + 6 = 8 माइक्रोकूलम। तो कुछ भी कर लो, अब कांटेक्ट में आने के बाद भी जो है इस दोनों पे चार्ज 8 माइक्रोकूलम रहेगा। यही कहता कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस पे 1 आ गया है तो इस पे कितना हो जाएगा? 7 माइक्रोकूलम। ये बिल्कुल दोनों मिलकर के जो है आपका कंजर्व रहेगा। अगर इस पे चार्ज -1 माइक्रोकूलम हो जाता
तो इस पे कितना होता? नेट चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम का ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना तो हम जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, तो होगा क्या भाई? आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। आपस में जैसे यहां पे रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, पुनः डिस्ट्रीब्यूट किया कितना को? 8 माइक्रोकूलम को। तो यहां पर भी ये अगर -1 माइक्रोकूलम है तो यहां पे कितना होगा? 8 है टोटल, तो क्या होगा इस पे? 9 माइक्रोकूलम। तब दोनों का सम 8 माइक्रोकूलम हो जाएगा। अगर ये जो है -2 माइक्रोकूलम हो जाएगा तो इसको कितना होना पड़ेगा? इसको 10 माइक्रोकूलम होना पड़ेगा। अगर ये 3 माइक्रोकूलम हो जाता है तो इसको कितना होना पड़ेगा? तो इसको जो है 8 होने के लिए 5 माइक्रोकूलम। जहां तक इंडिविजुअली ए की बात की जाए तो इस पे चार्ज चेंज हो सकता है, इस पे भी चेंज हो सकता है, लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। ये तय है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे जब भी कभी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आएगा तो वहां पर जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम लगा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए लिखा हुआ है कि आइसोलेटेड सिस्टम पर जो टोटल चार्ज है उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, नेट चार्ज हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, जो आइसोलेटेड सिस्टम का जो भी ऑब्जेक्ट्स है, जो पार्ट्स है, आपस में रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो क्या होगा? तो इट मे गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द बॉडीज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका एक कुछ और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कुछ और एग्जांपल हम लेते हैं। मान लें कि एक ऑब्जेक्ट है, इस पे चार्ज है 0, दूसरा ऑब्जेक्ट है B, इस पे चार्ज है 0। अब अगर हमने दोनों को रब किया तो ऐसा हो गया रब करने पर कि इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज आ गया -2 माइक्रोकूलम। अब रह गया ऑब्जेक्ट बी, तो ऑब्जेक्ट बी पे चार्ज बताना है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर ऑब्जेक्ट ए पे चार्ज तो 0 था, अनचार्ज था, अब उस पर चार्ज आ गया तो चार्ज हमने क्रिएट कर दिया। नहीं, हमने क्रिएट नहीं किया, क्योंकि जो नियम है कि आइसोलेटेड सिस्टम पर नेट चार्ज कांस्टेंट होता है। किसी एक अकेले ऑब्जेक्ट पर चार्ज को आप घटा भी सकते हो, बढ़ा सकते हो, नहीं है तो दे सकते हो, है तो उससे निकाल भी सकते हो। तो किसी ऑब्जेक्ट पे कुछ भी नियम लागू नहीं होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्ट्रिक्टली आइसोलेटेड सिस्टम के लिए है। तो यहां पे जब हमने रब किया तो कांटेक्ट में आया होगा, जब कांटेक्ट में आया होगा तब ये दोनों मिल कर करके आइसोलेटेड सिस्टम होगा। अब हम अकेले की बात नहीं करेंगे, जब भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होगा तो हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करेंगे। तो अगर जो है रब करने के पहले देखें तो इस पर चार्ज 0, इस पर चार्ज 0, माने 0 चार्ज हुआ, तो 0 + 0 = 0। तो रब करने के बाद भी टोटल चार्ज 0 होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कांटेक्ट में आया, ये दोनों मिलकर आइसोलेटेड सिस्टम है। हमेशा आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में सोचना है। अगर आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में सोच रहे हो तो 0, यहां देखते हैं, यहां -2 माइक्रोकूलम है, तो यहां पे कितना होना चाहिए? तो 2 माइक्रोकूलम। आगे मैं इस तरह का बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा आपको कि अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट ए है, इस पे चार्ज Q1 है, कोई ऑब्जेक्ट जो है B है, इस पे चार्ज Q2 है, ये दोनों को हमने कांटेक्ट में लाया। कांटेक्ट में लाने का 2 तरीका हो सकता है बाबू, या तो आप जो है पकड़ो और कांटेक्ट में ले आओ, अगर दूर है या भारी है तो एक तरीका और है कंडक्टिंग वायर से जोड़ देना। धीरे धीरे सीखोगे आप लोग।
कंडक्टिंग वायर से, बस एक ऑब्जेक्ट वहां एक ऑब्जेक्ट यहां है तो कंडक्टिंग वायर से जोड़ दो, बस कांटेक्ट हो गया। तो जब ये दोनों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट हो गया, चाहे किसी भी तरीके से हो जाए, तब जो है ये दोनों मिलकर करके आइसोलेटेड सिस्टम बनाएगा। अरे आपस में चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है, लेकिन टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। तो अब जो है कि कांटेक्ट में आने के बाद ए पे चार्ज क्यू डैश हो गया और बी पे जो चार्ज है वह Q2 डैश हो गया। तब जो है एक इक्वेशन लिखना है, कैसे लिखोगे चार्ज में, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएंगे। जब भी एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आएगा तो वहां जरूर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाना। तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कांटेक्ट में आने के पहले चार्ज था Q1 प्लस Q2 और कांटेक्ट में आने के बाद हो गया Q1 डैश प्लस Q2 डैश और ये दोनों बराबर होगा। एक इक्वेशन आ गया। आगे इक्वेशन कैसे लिखाएगा मैं बाद में सिखाऊंगा, लेकिन ये तो तय है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बाबू, जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है बहुत बेसिक प्रिंसिपल है और ऑलवेज वैलिड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ऑलवेज वैलिड होता है, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। चाहे न्यूक्लियर रिएक्शन हो, चाहे केमिकल रिएक्शन हो या किसी भी तरह का फिनोमेना हो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल है और कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये ध्यान रखेंगे, ऑलवेज वैलिड है। इसलिए आप चाहो तो इसे नोट भी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंजर्वेशन of charge is always valid. There is no exception to it. जब कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी फिनोमेना हो, ऑलवेज। मैं एक दो एग्जांपल और देता हूं इस पर। मान ले कि प्रोटॉन है आपके पास, प्रोटॉन, और प्रोटॉन जो है किसी तरीके से, आगे सीखेंगे आप लोग किस तरीके से ये न्यूट्रॉन में बदल गया और कहा कि एक और पार्टिकल निकला है एक्स। एक्स कोई पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल क्या होगा गेस करें आप। और भी कुछ निकलेगा, एनर्जी वगैरह, इस पे बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन बस पार्टिकल को जो गेस करना है। तो आप जान लें कि कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी फिनोमेना हो, ऑलवेज चार्ज कंजर्व रहता है। तो बताओ कि जो है ये टूटने के पहले प्रोटॉन था, और प्रोटॉन पे चार्ज जानते हो आप लोग कि प्लस ई होता है, प्लस ई, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर लेकिन प्लस में। तो अब जो है ये जो चार्ज इस पे है इतना, ये ऑलवेज कंजर्व रहेगा रिएक्शन के बाद भी। तो अगर यहां पे न्यूट्रॉन में बदला है तो न्यूट्रॉन पे चार्ज जानते हैं आप लोग जीरो होता है। मतलब ये हुआ कि जो है रिएक्शन के पहले चार्ज इतना था, तो चार्ज रिएक्शन के बाद भी तो नहीं होना चाहिए टोटल, लेकिन यहां तो जीरो है। मतलब ये हुआ कि इस पार्टिकल पे जरूर कितना चार्ज होना चाहिए, तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज होना चाहिए। अब गेस करना बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये जो है आप लोग जानते होंगे पॉजिट्रॉन एक पार्टिकल है, पॉजिट्रॉन। ध्यान रखेंगे, कभी कभी जरूरत पड़ेगा इसका भी।
पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन रियली में समझने के लिए कह सकते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, मतलब यह हुआ कि ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन है, मास वही जो इलेक्ट्रॉन का है, चार्ज वही जो इलेक्ट्रॉन का, लेकिन साइन उल्टा है, पॉजिटिव है बस। तो यहां पे पॉजिट्रॉन, अगर पॉजिट्रॉन की बात करें तो जो पॉजिट्रॉन का जो आपका जो है पॉजिट्रॉन का मास जो है, याद कर लें आप लोग, 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, और इसका जो चार्ज होगा वह होगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ध्यान रखिए। तो अब यहां से आइडिया लग गया कि ये चार्ज तो पॉजिट्रॉन पे होता है, मतलब ये पार्टिकल कौन सा हो गया, पॉजिट्रॉन। तो आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा पार्टिकल जो है इमिट हो सकता है न्यूक्लियर रिएक्शन में या किसी ढंग का रिएक्शन में। ऑलवेज कंजर्व होता है चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम का। इसी ढंग से एक और आप कर लें कि न्यूट्रॉन है और किसी रिएक्शन में कन्वर्ट हो गया है ए प्रोटॉन में, और एक पार्टिकल बना है बाई पार्टिकल है। ये पार्टिकल के बारे में गेस करना है कि क्या होगा, गेस करो, गेस। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदला है, प्लस जो है बाई जो कि एक पार्टिकल है, निकालना है। कैसे सोचेंगे? तो देखो, न्यूट्रॉन पे चार्ज 0, जानते हो आप लोग। पॉजिट्रॉन पे चार्ज है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चूंकि 0 है तो बाद में भी 0 होना चाहिए। अब बाद में 0 होने के लिए ये प्लस है तो इसको माइनस होना चाहिए, तो इस पे जो चार्ज होगा वो हो गया माइनस में। कितना? जितना ये है, ये कितना है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो कि इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज है। इसलिए हम गेस कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इसलिए पार्टिकल कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आप लोग सीखिए कि कोई भी फेनोमेना हो, कोई भी रिएक्शन हो, हर एक जगह जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा सकते हो आप, कोई इसका एक्सेप्शन नहीं है। तो यहीं से एक बात आती है कि इसलिए इस यूनिवर्स में जो टोटल चार्ज है वो बिल्कुल कांस्टेंट है। टोटल चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं इस यूनिवर्स में, और न ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, बस एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर हम उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसे इस यूनिवर्स का टोटल चार्ज कंजर्व होता है। लेकिन कोई पूछे बता टोटल पॉजिटिव चार्ज कंजर्व है, तो नहीं, क्योंकि जो अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो आप इसमें +2 कूलम ऐसे -2 कूलम कर सकते हो, शुरू में 0 है। तो अगर ये जो है -3 कूलम है तो +3 कूलम हो जाएगा। तक आप पॉजिटिव चार्ज बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो अपनी इच्छा से, लेकिन टोटल चार्ज शुरू में 0 है तो अब 0 रहेगा। इसका मतलब हुआ टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज कंजर्व नहीं, टोटल चार्ज इस यूनिवर्स में क्या है, कंजर्व है। अब हम लोग चार्ज के नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्वांटाइजेशन क्या होता है, इसे समझने के पहले आपको कुछ बातें आनी चाहिए। देखिए क्या है, कोई भी क्वांटिटी जो वैरी करता है वह 2 तरह का हो सकता है। एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, दूसरा डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, या इसको बोल सकते हैं डिस्क्रीट वेरिएशन। तो 2 तरह का वेरिएशन, कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट। कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन का एग्जाम्पल आप लोग समझ सकते हैं। मान लिया जाए कि कोई बच्चा है और उसका हाइट अभी 50 सेंटीमीटर है। जब वो बड़ा हो गया तो उसका हाइट 150 सेंटीमीटर हो गया, 150 सेंटीमीटर। अब बताओ 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर जब उसका हाइट हुआ तो वो तो इस बीच में जितने भी हाइट आएंगे हर एक हाइट को अटेन किया होगा, कभी न कभी हर एक हाइट रहा होगा।
60 भी सेंटीमीटर रहा होगा, 60.1 सेंटीमीटर भी रहा होगा, 60.15 सेंटीमीटर भी रहा होगा, माने सारे हाइट रहा होगा। तो उस तरह के वेरिएशन को कहते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएशन। और भी एग्जांपल ले सकते हो आप बाइक चला रहे हो, तुम रेस्ट में उसकी वेलोसिटी 0 होगी, और मान लिया कि जब तुम 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलाना शुरू कर दिए, तो क्या 0 से डायरेक्ट 90 में चला गया? नहीं, हर एक वैल्यू को अटेन करते हुए गया है, कोई भी वैल्यू मिस नहीं किया है। तो इस तरह के जो वेरिएशन होगा जिसमें किसी इंटरवल के हर एक वैल्यू हो, तो उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएशन। तो अभी हमें इससे कोई मतलब नहीं है। एक वेरिएशन है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट क्या है वेरिएशन? जो छोड़ छोड़ के हो, जो 2 हो, फिर 5 हो जाए, 9 हो जाए, 11 हो जाए, 15.5 हो जाए, तो वैल्यू सब छोड़ छोड़ करके है। हर एक पॉसिबल वैल्यू नहीं आ रहा है, बल्कि दो वैल्यू के बीच में गैप आ रहा है, नंबर का गैप आ रहा है। तो उस तरह के वेरिएशन को हम डिस्क्रीट वेरिएशन कहते हैं। तो जो क्वांटाइजेशन जो शब्द है वो इसी वेरिएशन का, डिस्क्रीट वेरिएशन का एक स्पेशल केस है। अब वो स्पेशल केस क्या है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं प्रैक्टिकल लाइफ से एक या दो एग्जांपल देता हूं, आपको क्वांटाइजेशन समझ में आ जाएगा। मान लिया जाए कि अभी प्राइम मिनिस्टर आकर के एक घोषणा कर दें कि जितने भी नोट्स हैं वो लीगल टेंडर नहीं है, अब बस सिर्फ 5 रुपीज का नोट चलेगा और दूसरा कोई नोट नहीं चलेगा, सिर्फ 5 रुपीज। अब सोचिए आप कि जब सिर्फ 5 रुपीज का नोट चलेगा तो किसी भी आदमी के पास कम से कम कितना रुपया होगा? तो कम से कम 5 रुपीज होगा। अगर उससे ज्यादा अगर किसी के पास है तो क्या हो सकता है? 10 हो सकता है। अगर इससे भी ज्यादा हो तो क्या हो सकता है? अगर 3 नोट है तो 15 हो जाएगा, 4 नोट है तो 20 हो जाएगा, अगर किसी पर 20 नोट है तो 100 हो जाएगा, किसी पर कुछ और हो सकता है, 1000 हो सकता है। लेकिन बताओ, क्या किसी आदमी के पास 6 रुपीज हो सकता है? नहीं। क्या किसी पास 7.5 रुपीज हो सकता है? नहीं। क्या किसी पास 9 रुपीज हो सकता है? नहीं। क्या किसी पास 25 हो सकता है? हां, क्योंकि 5 वाले 5 नोट्स रहेंगे तो 25 हो जाएगा। जब कहीं भी किसी चीज का वेरिएशन इस तरह से हो कि जो सबसे कम वैल्यू है, यहां पे कितना वैल्यू है? 5 रुपया। अब बाकी जो आगे का वैल्यू है क्या है? तो देखो, एक कै गुना हो गया? 2 गुना हो गया। एक कितना गुना हुआ? 3 गुना हो गया। एक कितना गुना हुआ? 4 गुना हुआ। एक कितना गुना हुआ? 20 गुना हुआ। एक कितना गुना हुआ? तो ये जो है 200 टाइम्स हुआ। एक कितना हो गया? 5 टाइम्स हो गया। तो जब कहीं भी किसी भी चीज का वेरिएशन इस तरह से हो कि जो उसका सबसे कम वैल्यू है, जो दूसरा अन्य वैल्यू है, हमेशा उसके इंटीग्रल मल्टीपल में हो। इंटीग्रल देखो, पूरा होल नंबर में 2, 3, 4, 20, 200, 5 इंटीग्रल मल्टीपल में हो। जो ए इंटीग्रल नहीं है, ये कितना हो जाएगा? 1.2 हो जाएगा ये टाइम्स, जो कि जो है इंटीग्रल नहीं है। तब इस तरह का जब वेरिएशन होता है कहीं भी, तो कहते हैं वो जो है चीज क्वांटाइज्ड है। तो यहां पे इस एग्जाम्पल में कहा जा सकता है कि इंडिया की करेंसी क्वांटाइज्ड है। अगर इंडिया की करेंसी क्वांटाइज्ड है, मतलब हुआ कि करेंसी का एक मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा और सारे जो वैल्यू होंगे करेंसीज के, वो हमेशा उसी के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया कि कोई चमत्कारी पेड़ है
और उस पेड़ में जो सारे फ्रूट्स लगते हैं वो आइडेंटिकल है। ये जम्पशन हमने किया है कि कोई चमत्कारी पेड़ है और उसके सारे फ्रूट्स आइडेंटिकल है सब तरह से। तो बताओ कि उसमें जो है कम से कम कितना फ्रूट्स उत्पन्न होगा? तो एक फल लगेगा तो 1, अगर थोड़ा सा और कुछ होगा तो 2 हो जाएगा, कुछ और होगा तो 3 हो जाएगा, हो सकता है कि 400 भी हो जाए फ्रूट्स उसके अंदर, हो सकता है कि 405 हो जाए। अब बताओ तुम, क्या इसमें 1.2 फ्रूट्स होंगे? नहीं। 1.9 फ्रूट्स होंगे? नहीं। तो यहां पे थोड़ा सा देखते हैं कितने फ्रूट्स की संख्या पे ध्यान देते हैं। कम से कम कितना होगा बाबू? 1, फिर 2, 3, 4, 5, इस तरह से होते होते 405। देखो एक कितना इसका मल्टीपल हुआ स्मॉलेस्ट का? कम से कम तो ही होगा 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 400 टाइम्स, 405 टाइम्स। देखो सब जो इंटीग्रल मल्टीपल है इसी के मल्टीपल में है, एक के स्मॉलेस्ट के मल्टीपल में है। तो यहां पे हम कहेंगे कि यहां पे फल की जो संख्या है, जो फ्रूट्स का जो नंबर है वह क्वांटाइज्ड है। और एक नया टर्म आप सीखें आप कि जो स्मॉलेस्ट जो पॉसिबल जो वैल्यू होता है जो कि यहां 1 है, उसको बोलते हैं क्वांटम। तो यहां पे फ्रूट्स का क्वांटम क्या हो गया? 1 या क्वांटा। तो जो स्मॉलेस्ट जो वैल्यू होता है उसको हम क्वांटा कहते हैं या क्वांटम कहते हैं। एक एग्जांपल और ले लो कि मान लिया जाए कि इसी चमत्कारी वृक्ष में जो फ्रूट्स जो उत्पन्न हो रहा है, जो लग रहा है, वो फ्रूट्स हमेशा आइडेंटिकल है, पहला शर्त। और जब भी फल लगता है तो एक की जो फल है वो रियली में एक नहीं है, वो 1.5 है। एक पूरा पूरा एक आधा ही आता है, बस ऐसा इमेजिनरी मान लो कि एक इतना एक इतना एक इस, बस इस तरह से एक फ्रूट्स है, इस तरह से एक फ्रूट्स है, और सारी इसी ढंग का लग रहा है। तो अब बताओ कि उस पौधे में, उस चमत्कारी वृक्ष में जो है कम से कम जो है कितना फ्रूट्स हुआ? तो 1.5। हमने मान लिया कि जब भी उत्पन्न होता है तो इकट्ठा 1.5 फ्रूट्स जो है का यूनिट होता है। अब बताओ कि अगर जो है एक और फ्रूट्स हो गया तो आप कहोगे कितना हो गया भाई? 3 हो गया। एक और उत्पन्न हो गया तो कितना कहोगे भाई? 4.5। फिर कितना कहोगे आप लोग? 6। फिर कितना कहोगे आप लोग? 7.5। इस तरह से होते जाएगा। अब यहां देखो कि बताओ सबसे कम वैल्यू ये है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, इसी को हम बोलते हैं क्वांटा या क्वांटम। और इसको देखो ये कितना टाइम्स हुआ? 2 टाइम्स हुआ। बोलो स्मॉलेस्ट का कितना? हमेशा स्मॉलेस्ट का देखना है। स्मॉलेस्ट कितना टाइम्स हुआ? 3 टाइम्स हुआ। एक कितना टाइम्स हुआ? 4 टाइम्स हुआ। एक कितना टाइम्स हुआ? 5 टाइम्स हुआ। अब गौर करते हैं कि यहां पर जो आपको फ्रूट्स मिल रहे हैं उस चमत्कारी वृक्ष से वो कम से कम 1.5, फिर इसका जो है डबल मल्टीपल, फिर जो है 3 टाइम्स मिल रहा है, फिर 4 टाइम्स मिल रहा है, 5 टाइम्स मिल रहा है, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में मिल रहा है। क्या इस पौधे से आपको 1.8 फ्रूट्स मिलेंगे? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्या इस पौधे से आपको 3.2 फ्रूट्स मिलेंगे? नहीं। जब भी मिलेगा इसी ढंग से मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहां पे इस जो चमत्कारी वृक्ष का जो फल है वो क्वांटाइज्ड है और उसका जो क्वांटा है वो 1.5 है। इसका मतलब समझ में आ गया क्वांटाइजेशन क्या होता है कि अगर कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका वैल्यू इस तरह से हो कि जो उसका सबसे कम वैल्यू पॉसिबल है, सारे अन्य वैल्यू इस मिनिमम वैल्यू के इंटीग्रल मल्टीपल में है, तो कहते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी क्वांटाइज्ड है। और जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है
उसको कहते हैं कि उस फिजिकल क्वांटिटी का वो क्वांटा या क्वांटम है। इसीलिए मैंने पहले एक जनरल स्टेटमेंट लिखा है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आप क्वांटाइज्ड कब कहोगे? तब कहोगे आप जब उसका वैल्यू सिर्फ क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल में हो, वो भी किसके? तो सर्टेन नंबर का, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर का, जिसका नाम है क्वांटा या क्वांटम। तो इसी तरीके से चार्ज हमारा क्वांटाइज्ड होता है। क्यों होता है अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन क्वांटाइजेशन का मतलब समझ में आपको आ गया होगा। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ज क्यों क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइजेशन का मतलब समझ में आपको अभी आया। देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है तो क्या करते हैं हम। मान लीजिए आपके पास कोई न्यूट्रल बॉडी है, कोई न्यूट्रल बॉडी है, इसको चार्ज करना है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि चार्ज करने का दो तरीका है। अगर तुम नेगेटिवली चार्ज करना चाहते हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स डालना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा आपको? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा, तब नेगेटिवली चार्ज होगा। अगर आपने एडिशन इलेक्ट्रॉन किया तो क्या कर सकते हो? तो या तो आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, या तो आप दो इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, या तो आप तीन इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे। क्या आप जो है 3.5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हो? नहीं, इलेक्ट्रॉन को हम काट नहीं सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा जाएगा, एक कंप्लीट इंटीग्रिटी है, इसको हम आधा नहीं कर सकते हैं, काट नहीं सकते हैं। जब भी है तो पूरा आएगा इलेक्ट्रॉन, माने पूरा। मुझे कहना है किसी आदमी को कहीं भेजना है, 10 आदमी को, तो क्या आप कर सकते हो कि भाई एक आदमी को दो भाग में काट दो और फिर भेज दो? इसे 20 टुकड़े मिलकर 10 आदमी हो गया? नहीं, भेजना है पूरा कंप्लीट आदमी को भेजना पड़ेगा। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन कंप्लीट जाएगा या आएगा, आधा नहीं, फ्रैक्शन में नहीं। तो 3.5 जो है इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे, मतलब जब भी जाएगा जो है होल नंबर में जाएगा, तब वो जो है चार्ज होगा। अब देखने की कोशिश करते हैं चार्ज क्या होता है इस पे। चार्ज तो चार्ज होगा एक इलेक्ट्रॉन, चूंकि आपने डाला है, जब भी आप इलेक्ट्रॉन का ऐड करोगे तो माइनस चार्ज आएगा। कितना माइनस चार्ज आएगा? जितना इलेक्ट्रॉन आएगा उसके बराबर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो एक आया तो 1 ही, अगर 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो कितना चार्ज होगा? यहां इलेक्ट्रॉन है, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना चार्ज आएगा? -2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर। कितना चार्ज आएगा इससे? -3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर। अगर इसमें आपने n इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो कितने चार्ज आएंगे? Ne इलेक्ट्रॉन के बराबर। चूंकि आपने ऐड किया है इसलिए जो है चार्ज हो जाएगा -Ne। जहां n क्या है तो ये पूरा पूरा जो है नंबर है, इंटीजर है। उसी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर न्यूट्रल बॉडी को हमें पॉजिटिवली चार्ज करना है तो आप क्या करोगे? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करोगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या घटाएंगे, निकालेंगे, तो कोई भी ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज होगा। अब जो है जब हमने निकाला इस इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो चूंकि निकल रहा है इसलिए ये ऑब्जेक्ट जो है पॉजिटिवली चार्ज होगा। कितना होगा? +E, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो चूंकि निकाल रहे से प्लस चार्ज होगा, और कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, तो 2E। या 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो +3। लेकिन हम यहां पर भी 3.4 इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते हैं, 3.6 इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा पूरा पूरा निकालना है या फिर जो है उसमें जो है ऐड करना है। तो या तो वो चार्ज होगा +4E। इस तरह से होते होते
जो है अगर एन निकालते हो तो एन ही होगा, लेकिन एन ध्यान रहे क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज आता है वो क्यू ओ जो है या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमने इलेक्ट्रॉन को उसमें डाला है या फिर निकाला है। अगर हमने रिमूवल किया है, हटाया है, तो प्लस आएगा, और अगर उसमें जो है ऐड किया है तो माइनस आएगा। और कितना आएगा, तो एन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, यहाँ ट्रांसफर का मतलब या जो हटा दिए हैं उससे या जो उसमें डाल दिए हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हुआ है। तो एन जो कि पूरा पूरा होल नंबर होगा, और ई जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हुआ। तो ए जो है किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज आया, जहां जो आपका एन है वो हमारा इंटीजर है। इंटीजर मतलब हो गया 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, पूरा पूरा नंबर होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। अब तो देखने की कोशिश करते हैं कि अगर जो यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है, ये क्या हुआ, चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो अगर यहां पे 1 रखता हूं मैं तो हो जाएगा प्लस माइनस ई। प्लस माइनस समझ में आ गया, कब प्लस होगा, जब हम हटाएंगे, कब माइनस होगा, जब उसमें ऐड करेंगे। लेकिन मैग्नीट्यूड देखो यहां पे, या 2e होगा या 3e होगा या 4e होगा। अब आप खुद बताओ कि यहां पे सबसे कम मैग्नीट्यूड बाई कितना चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर है सबसे कम। इससे कम तो आ नहीं सकता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन या तो डालेंगे या तो निकालेंगे, उससे कम तो निकाल नहीं सकते हैं। तो ये मिनिमम पॉसिबल चार्ज हुआ। आप देखो इसमें क्या, इसका डबल है, ये जो है ये ट्रिपल है, ये 4 टाइम्स है, फिर आगे इस तरह से 5 टाइम्स हुआ है ना, तो इंटीग्रल मल्टीपल हुआ। तो यहां चार्ज जो वैल्यू हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर, वह इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में हो रहा है। और जब कोई भी चीज में वेरिएशन इस तरह से हो कि जो सबसे कम वैल्यू है उसके हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में हो, तो कहते वो चीज क्वांटाइज्ड है। इसका मतलब हुआ कि चार्ज जो है क्वांटाइज्ड है। ध्यान दें, चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पर कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नहीं हो सकता है, 1.4 इलेक्ट्रॉन के बराबर भी नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन में बिल्कुल नहीं होगा, 1.9 इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं हो सकता है, -2.6 इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता कभी नहीं। जब भी होगा तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के हमेशा जो है इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। तो ये बात सब समझ में आ गया होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज हो सकता है वह मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होगा, और जो दूसरा अन्य जो चार्ज होगा हमेशा इसी के मल्टीपल में होगा, इंटीग्रल मल्टीपल, फ्रैक्शन में नहीं। शॉर्ट में लिखेंगे Q बराबर प्लस माइनस एन ई, जहां एन क्या है, इंटीजर है। इंटीजर और एन और समझना क्या, या तो जो ऐड किए वो या जो निकाले वो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। तो इस तरह से जो है, तो इसी बात को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसको नोट कर लिया जाए। चार्ज on an object is always an integral multiple of electronic charge. This is known as quantization of charge. That is Q बराबर प्लस माइनस एन ई। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। Q क्या है, चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। प्लस साइन कब होगा, जब हम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से
इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। माइनस साइन कब होगा? जब उसमें हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे। एन क्या है? इंटीजर है, पूरा पूरा है। एग्जाम्पल तरह 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। और मेनली ये समझना है एन क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडेड कब करेंगे? जब नेगेटिवली चार्ज होगा या रिमूव्ड, ये ध्यान रखना है। एन जो है, जो ऐड किए उसकी संख्या है इलेक्ट्रॉन की, या जो रिमूव किए हैं। और ई आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मैंने समझते हैं आप लोग, इसका वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। ये हमारा जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। जानकारी के लिए बता देता हूं कि आपके सिलेबस में कुछ क्वांटिटी जो है क्वांटाइज्ड है। ध्यान रखिए कौन कौन सा है। एक तो आप जानेंगे तुरंत क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दूसरा आप लोग आगे पढ़ेंगे कि फोटोन का जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन। तीसरा कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, आप लोग पढ़ते हो हाइड्रोजन लाइक एटम में, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी क्वांटाइज्ड है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। तो ये जो चीजें है क्वांटाइज्ड है। जानकारी के लिए क्या बताता हूं कि मास भी क्वांटाइज्ड है, लेकिन मास का जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है, जो क्वांटा कहा जाता है, वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। लेकिन जानकारी के लिए मास भी क्वांटाइज्ड है, लेकिन क्वांटा इसका मालूम नहीं है। हाँ, लेकिन चार्ज का क्वांटा को मालूम है। आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि जो मिनिमम जो पॉसिबल चार्ज है जो कि फ्रीली एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। यही क्वांटा हुआ इसका। आगे इसको भी पढ़ेंगे कि एक फोटोन का एनर्जी HF होता है, जहां F फ्रीक्वेंसी है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है एक फोटोन का। और एनर्जी जो होगा या तो कम से कम HF होगा, और नहीं तो इसके इंटीग्रल मल्टीपल में होगा एनर्जी। तो ये भी क्वांटाइज्ड हो गया। उस से आप लोग यहां भी पढ़ते होंगे कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कम से कम जो h/2 पाई होता है, कम से कम, कि क्वांटा हो गया एंगुलर मोमेंटम का। और नहीं तो फिर इसके इंटीग्रल मल्टीपल में होगा एंगुलर मोमेंटम, L से दिखाते हैं। तो इस तरह से ये सब सारी क्वांटिटी आपके सिलेबस में जेई और नीट के सिलेबस में क्वांटाइज्ड है, तो ध्यान रख सकते हैं। लेकिन क्वांटाइजेशन क्या है डिटेल से मैंने यहां पे आपको पढ़ाया। इस तरह से आप लोग चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में सीखे। अब कोई भी आपसे चार्ज और मास में डिफरेंस पूछेगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। दोनों में कुछ सिमिलरिटी है और कुछ जो है डिफरेंसेस है। चार्ज और मास में सिमिलरिटी यह है कि दोनों स्केलर क्वांटिटी है, दोनों मैटर की प्रॉपर्टी है, दोनों अपने चारों ओर फील्ड उत्पन्न करती है। लेकिन डिफरेंसेस ये है कि मास एक ही तरह का पाया जाता है, सिर्फ पॉजिटिव मास, जबकि चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। मास अपने चारों ओर ग्रेविटेशनल फील्ड उत्पन्न करती है, जबकि चार्ज अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर सकती है।
मास फंडामेंटल क्वांटिटी है जबकि चार्ज डेराइव्ड क्वांटिटी है। मास इनवेरिएंट नहीं है, मास का जो वैल्यू है स्पीड पर डिपेंड करता है, जबकि चार्ज इनवेरिएंट है, माने चार्ज का जो वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट की स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। मास ऑलवेज कंजर्व नहीं रहता है, जबकि आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। मास क्वांटाइज्ड है लेकिन इसका क्वांटा जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, लेकिन चार्ज क्वांटाइज्ड है और उसका क्वांटा या क्वांटम जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, माने सबसे कम वैल्यू का जो चार्ज फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है वह इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो इस तरह से चार्ज की प्रॉपर्टी सीखे और मास और चार्ज में क्या डिफरेंस है आपने डिटेल से सीखा। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो बच्चों आप लोगों को अब न्यूमेरिकल सोल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजियर दे दिया हूं मैं, आप लोग इसे उतारें और 30 सेकेंड का समय लें और उसको बनाएं इसे पॉज करने के बाद। अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं। यहां पे 3 मेटेलिक स्फीयर है, एक्स है, वाई है और जेड है, और उस पर चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, -10 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम, तीनों पे चार्ज है। और इस तीनों को हमने कांटेक्ट में लेके आया। जब तीनों को कांटेक्ट में लेके आया तो अब इंडिविजुअली वो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, बल्कि तीनों मिलकर करके अब आइसोलेटेड सिस्टम होगा, एक्स, वाई और जेड स्फीयर मिलकर। तो जब आपने कांटेक्ट में लेके आया तो कह रहा है सच दैट चार्ज ऑन ईच ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई जो आपका जो स्फीयर है उसमें हर एक पे चार्ज इक्वल इक्वल आया। कितना आया? 4 माइक्रोकूलम। तो जेड पे चार्ज बताओ। मतलब ये हुआ बाबू कि अगर ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, इस पे चार्ज शुरू में 10 माइक्रोकूलम था, इस पे चार्ज -10 माइक्रोकूलम था, और इस पे कितना है? 5 माइक्रोकूलम। जब इसको कांटेक्ट में लेके आया तब चार्ज जो है इस पे हो गया, कितना हो गया? 4 माइक्रोकूलम। इस पे चार्ज हो गया 4 माइक्रोकूलम, हर एक पे हुआ है, ईच ऑफ एक्स एंड वाई। तो इस पे चार्ज पता नहीं, निकालना है, तो क्यों मान लिया जाए? तो जब कांटेक्ट में आ गया तो तीनों मिलकर के आइसोलेटेड सिस्टम बन गया और चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। और जब भी कभी चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वहां पे हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएंगे। तो लिखिए अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कांटेक्ट में आने के पहले कितना चार्ज इस पे था? 10। इस पे चार्ज कितना है? -10। इस पे कितना है? 5। तो बाद में भी इतना ही होना चाहिए। तो इस पे कितना है? 4। इस पे कितना है? 4 अब प्लस क्यू, तो आ जाएगा आपका 5 = 8 + क्यू, इसलिए Q = 5 - 8 मतलब -3 माइक्रोकूलम। आपका आंसर आ गया। बहुत सिंपल सवाल था, लेकिन कंजर्वेशन में चार्ज पे था इसलिए मैंने बताया। नेक्स्ट सवाल है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्पीड पर निर्भर करता है। कुछ देर पहले मैंने बताया था m = m0 अपॉन √1 - v/c का होल स्क्वायर। m0 का वैल्यू दे दिया है यहां पर 10 किलोग्राम m0 का। अब v का भी वैल्यू दे दिया है, c का वैल्यू दिया है 3 × 10⁸। तो निकालना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मास m व्हेन स्पीड इज 3 × 10⁷। तो देखने में तो बड़ा सिंपल सवाल लग रहा है कि m = m0 अपॉन इतना, कि इसका वैल्यू रख देंगे, फिर इसका वैल्यू रख देंगे, दिया हुआ है इतना v, c का वैल्यू रख देंगे, दिया हुआ है, तो निकाल लेंगे। लेकिन जब तुम कैलकुलेशन करोगे इसमें जो ऑप्शन डालना है, एग्जाम का क्वेश्चन मान लो है, तो आपको ऑप्शन बताना है कौन सा होगा, a होगा, b होगा, c होगा, d होगा। 2 मिनट्स का टाइम लें, सोल्व करें, उसका भी आंसर देखें मैच करके सही है गलत है। आप लोग बना चुके होंगे, अब मैं इसको डिस्कस करता हूं। देखो ये जो देखने से जो प्रॉब्लम लग रहा है आपको बहुत सिंपल,
जैसे मान लो एक सिंपल तौर पे कि F इक्वल टू एम है, तो आपको लग रहा हो कि भाई F का वैल्यू दे दिया, मान लेते 10 न्यूटन दे दिया, एम इक्वल टू दे दिया 5 किलोग्राम, तो ए का वैल्यू बताना, बस इतना ही तो है कि एच इक्वल टू बड़ा आसानी से कर लेंगे 10/5 मतलब 2। तो नहीं, इतना ही ये आसान नहीं है, ये पुट द वैल्यू और गेट द आंसर वाला सवाल नहीं है। देखो जो फिजिक्स है रियली में, उसमें 3 चीजें चाहिए आपको। जो भी नीट या जेई मेन एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, तो फिजिक्स का रियल मतलब है कि फिजिक्स मिक्सचर है, ब्लेंड है 3 चीज का। एक तो कि आपका कॉन्सेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, दूसरा आपको कहीं कहीं विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, और तीसरा आपको बेसिक मैथ्स की जानकारी होनी चाहिए। कभी कभी आपको ए आएगा लेकिन विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, बेसिक मैथ्स नहीं लगा पा रहे हैं, नहीं सवाल बनेगा। कभी कभी आपको जो है अगर ए नहीं आएगा सवाल तो बनेगा ही नहीं। अगर ए आया, ए नहीं आ रहा, ए नहीं, तब भी नहीं बनेगा। अगर ए आया लेकिन बेसिक मैथ्स ही नहीं करने आ रहा, तब भी नहीं बनेगा। मैं तीनों पे आपको जो है धीरे धीरे जो है सिद्धस्त होना है। तो जितनी भी चीजें आती रहेगी सब वैरायटी में क्लास में करवाता रहूंगा, आप उसको माइन्यूटली देखेंगे, घर में एक बार 2 बार करेंगे, धीरे धीरे करने आपको आ जाएगा। ये जो गिवन सवाल है, ये सवाल जो है बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट पे सवाल है। अगर बेसिक मैथ्स में बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन अगर आपको नहीं आता है तो ये सवाल आपसे नहीं बन पाएगा। तो इसलिए आपको अब बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के बारे में पता होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट का आगे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम यूज करेंगे। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है जाने। बाइनोमियल नाम से स्पष्ट है, इसमें 2 टर्म होगा। एक टर्म तो 1 होना है, मस्ट है, और दूसरा टर्म जो है 1 से काफी कम होना चाहिए। तो 2 टर्म हो गया, 1 और दूसरा x। अब बीच में जो साइन है या तो प्लस लगाओ या माइनस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यह 2 टर्म हुआ, इसे नाम पड़ा बाइनोमियल। तो अगर इसका होल पावर n हो जाए, होल पावर n, तो इसका वैल्यू जो है हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। बस करना कुछ नहीं है, n को यहां पे ले आना है। तो क्या आ जाएगा 1 ± nx। तो यही हमारा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन है। ध्यान रहे यहां 2 शर्त है। एक शर्त कि 1 होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। साइन कुछ भी हो चलेगा, प्लस हो या माइनस हो चलेगा, लेकिन x जो है ना ये बहुत कम होना चाहिए। किससे? 1 से। ये ध्यान होना चाहिए। तब जो पावर है वो यहां पे आकर करके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 1 ± nx बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम नोट करें। फिजिक्स में बहुत जगह इसका यूज होगा और न्यूमेरिकल्स बनाने में भी यूज होगा, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। अब फिर आप लोग पॉज कर करके 1 मिनट का समय लें और इसको फिर सोल्व करें जिससे नहीं बना है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें मास निकालना है, अप्रोक्सीमेट मास निकालना है, अप्रोक्सीमेट मास का फॉर्मूला तो ये है m बराबर। तो m इक्वल टू लिखोगे m0 अपॉन √1 - v/c का होल स्क्वायर। अब वैल्यू यहां पुट करो, तो m0 इक्वल टू जो रेस्ट मास दिया हुआ m0 10 किलोग्राम है, तो 10 रख दो यहां पे, 10 अपॉन √1 - v वेलोसिटी। कितना वेलोसिटी दिया हुआ है? 3 × 10⁻7 अपॉन c। स्पीड ऑफ लाइट है, इसका वैल्यू 3 × 10⁸ होता है का होल स्क्वायर। अगर तुम इसको सोल्व करोगे तो 10 अपॉन √1 - जो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 पावर है, ये 8 है, तो 10 आ जाएगा नीचे में, तो 1/100 हो जाएगा।
अब बच्चों को यहीं पे सोल्व करने में दिक्कत होता है, क्योंकि 1 माइनस 1/100, अगर इसे सोल्व किया जाए तो हो जाएगा 100 एलसीएम, तो 100 माइनस 1 99/100, और 99 का रूट लेना है। 100 का रूट जानते हो, लेकिन 99 का रूट लेना है। फिर जो है 99 का रूट जो आएगा वो नीचे में डिनोमिनेटर में, फिर डिवाइड करना है उससे 10 में, तो बहुत टाइम लग जाता है। अगर आप रियल में एक्चुअल कैलकुलेशन करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो कहीं भी आपको ये ध्यान देना है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है और दो ही टर्म हो, एक 1 हो या उसको 1 बनाया जा सकता है, यहां पे 1 है एग्जैक्टली, दूसरा बहुत कम है 1 से, तो ये ध्यान रखना है दो टर्म हो, बिल्कुल दिमाग में बैठा लें, वहां बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाना है। कहीं दो टर्म हो, एक टर्म 1 हो या 1 उसको बनाया जा सकता है, दूसरा टर्म 1 से बहुत कम हो, तो उसको जो है हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से हम सोल्व कर सकते हैं। और यहां तो स्पष्ट सवाल में कह दिया अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो, इसलिए यहां पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगेगा। तो अब बच्चे फिर यहां पे एक गलती क्या करता है कि 10 अपॉन, अब क्या कर देगा, 1 माइनस के पावर 1/2 कर देगा। चलो दो टर्म हो ही गया, 1 माइनस एक्स का पावर n लगाते। तब भी अगर यहां लगाओगे तो फिर दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी कि ये तो वैल्यू जब नीचे में आ गया ना, और नीचे में आ गया तो इसे डिवाइड करोगे तो फिर परेशानी आएगी। डिवीजन ऑलवेज डिफिकल्ट होता है मल्टीप्लीकेशन से, इसलिए कहीं भी कैलकुलेशन को इजियर करना हो और कोई टर्म या एक्सप्रेशन नीचे आ रहा है तो हमेशा उसको न्यूमरेटर में लेके जाओ। ध्यान देना, न्यूमरेटर में लेके जाना है, इसीलिए क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज इजियर है डिवीजन से, एडिशन ऑलवेज इजियर है सब्ट्रैक्शन से। तो इसीलिए आप इसको यहां पे मत लगा देना बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, अब इसको ऊपर लेके जाओ, तो ऊपर लेके जाओगे तो हो जाएगा इस तरह से, नीचे पावर हाफ तो ऊपर जाके माइनस हाफ। अब यहां पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस होना चाहिए माइनस, यहां माइनस है, x ये बहुत कम है 0.01 का पावर n, तब इसका लगभग वैल्यू पावर गुना में हो जाता है, तो हो जाएगा आपका 1 प्लस माइनस nx। तो इसको जो है आप यहां पे यूज कर लो, तो क्या 10 इंटू 1 माइनस, ये पावर गुना में होगा तो -1/2 इंटू 1/100, 1 प्लस 1/200। अगर तुम इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा ये 0.005। इस तरह से आपका आंसर आ गया 10.05, आपका आंसर ये सही हो गया। तो इस सवाल जो है आपको बस लग रहा है वैल्यू पुट करना है, एम नॉट का वैल्यू पुट करना है, वी का, सी का, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट में दिखती थी, तो न्यूमेरिकल्स को बनाना है और कहीं और हर एक जगह जो सीखते हैं आप उस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। यहाँ पे हमने क्या सीखा कि कैलकुलेशन पार्ट में कहीं भी दो टर्म आए और उसमें एक टर्म को 1 बनाया जा सकता है और दूसरे को जो है बहुत कम अगर हो तो पावर मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो बेसिक मैथ से रिलेटेड सवाल था। इस तरह से आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में पढ़े, कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए। अब से न्यूमेरिकल्स अब स्टार्ट हो जाएगा, धीरे न्यूमेरिकल्स भी होता रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।